जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का लेक्चर 7 देखेंगे। और ये लेक्चर 7 जो है न्यू बैच के लिए होगा, 2023 to 2024 के लिए होगा। और इसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड साइंस आर्ट कॉमर्स सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जितने भी विशेषज्ञ लोग हैं सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं, यानी अपने आप में बहुत बड़े विद्वान हैं। और यहाँ हर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सोशल हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बिल्कुल डिसेंट हो और आप जो है आगे चल करके बहुत बड़े व्यक्ति बने तो आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं लेक्चर 7 और प्रश्नावली 1.2 होगा जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। अभाज्य गुणन खंडन विधि से, इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर हम 12 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। 12 का 2 दूना 4 और 4 3 12 हो जाएगा। इसके बाद 15 का अगर हम फैक्टर करें तो ये 2 × 3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर 21 का खंडन करें तो ये हो जाएगा 7 × 3 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखा जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एचसीएफ वही होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो क्या है 2 और यहाँ पे छूट गया है आपका 2 × 3 नहीं हो पाएगा ना, तो 3 × 5 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 3 और इंटू हो जाएगा 5। अब तो ठीक हो गया ना। चलिए अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें। ये देखिए 2 दूना 4 4 3 12 5 3 15 और 7 3 21। अब इन सब में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। आप बताइए इसमें सब में कॉमन क्या है? 3। सब में कॉमन केवल 3 है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो HCF 3 हो जाएगा। और अब हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम हम निकालते हैं। तो जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं हम। देखिए यह 2 कॉमन नहीं है, इसको हम ले लेंगे। अब इस 5 पे आइए, कॉमन नहीं है, इसको ले लेंगे। फिर यहाँ आ जाइए 7 कॉमन नहीं है, इसको ले लेंगे। यह 2 कॉमन भी नहीं है, इसको ले लेंगे। और यहाँ पर 3 कॉमन है तो इस 3 को भी हम लोग ले लेंगे। तो फिर क्या मिलेगा आपको? देखिए 2 5 10 और ये देखिए 7 दूना 14 और फिर 14 3 42, 42 में 10 का गुणा कर देंगे तो 420 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर एचसीएफ जो मिला है वो 3 मिला है और एलसीएम जो मिला है वो 420 मिला है। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह से अगर हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करें तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया है। तो
तो सेकेंड पार्ट में आपको 510 510 सॉरी दूसरा है, ये सेकंड में जो है आपको दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, और फिर 17 के साथ साथ 23 दिया हुआ है, और फिर ये 29 दिया हुआ है। तो अब हम लोग जो है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 का 1 इंटू 17 हो जाएगा, और अगर हम 23 का करते हैं तो 23 का भी 1 इंटू 23 हो जाएगा। 29 का करेंगे तो 1 इंटू 29 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग HCF निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले HCF निकाला जाए। तो इसमें कॉमन देख रहे हैं, इसमें कॉमन क्या है, केवल 1 कॉमन है, इसलिए इसका HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा। और अगर हम LCM निकालते हैं तो LCM निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो ये 1 इंटू 17 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों का गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वो हम लोगों का LCM हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देख लें, देखिए थर्ड पार्ट हम यहाँ दिखा देते हैं। अगर थर्ड पार्ट को देख लिया जाए तो थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और 25 दिया हुआ है। तो 8 का फैक्टर हम लोग कर लें तो 8 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, और अगर 9 का फैक्टर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और अगर 25 का हम लोग फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, हम चाहें तो इंटू 1 लिख सकते हैं। अब देखें इसमें भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो वो 1 है, तो इसका जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा। और अगर हम LCM निकालना चाहें, यहाँ नोट कर लेते हैं, LCM निकालना चाहते हैं तो देखें LCM में यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है। पहले वाले में देखें 2 कॉमन नहीं है तो 2 को ले लेंगे, 3 कॉमन नहीं है तो 3 को ले लेंगे, 5 कॉमन नहीं है तो 5 को ले लेंगे। फिर दूसरी लाइन में अगर हम आवे हैं तो 2 कॉमन नहीं है, 2 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, और फिर 5 को ले लेंगे, और फिर इन सब का हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 3 6 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और 3 5 15 हो गया। और आपको मालूम है 15 छक्का 90 होता है, और 90 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये 900 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि HCF 306 657 इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है। तो कहा जा रहा है LCM 306 657 की वैल्यू क्या होगी, यानी 306 और 657 का LCM क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में यानी लेक्चर 6 में हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला ये था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और ये जो होता है LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। तो देखिए आपसे LCM की वैल्यू पूछी जा रही है, तो LCM की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब अगर यहाँ से हम LCM की वैल्यू निकालें तो N1 इंटू N2 अपान HCF। चलिए N1 जो होता है पहला नंबर, देखिए पहला नंबर ये N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा, और यहाँ तो HCF 9 दिया ही है। तो चलिए देखें
N1 306 और N2 है 657 और HCF जो दिया हुआ है वो है 9। हम 9 से जो है इसको कटा सकते हैं, दोनों कट जाएगा, 306 भी कट जाएगा और 657 भी कट जाएगा। तो अगर 9 से हम 306 को घटावें तो देखें 9 3 27 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे ये 9 चौका 36 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 9 से कट गया। अब इसके बाद जो है अब हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा 657। अब 34 का 657 में हम लोग गुणा कर देंगे तो इसका हमको एलसीएम निकल जाएगा। कोई किया है गुणा? यस सर। बोलिए। 22,338 ये इसका एलसीएम होगा। और अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 1 सेकंड में हमारी बिटिया ने इसका गुणा करके बताया है। इसीलिए हम बार बार कहा करते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे। तो अगर अच्छा बनना है तो महामना इंस्टीट्यूट में तुरंत एडमिशन लेना है। तो ये जो है हम लोगों का 22,338 आ गया। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसको इरेज कर दे। यस सर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n कोई प्राकृतिक संख्या है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n जो होगा वो अंक 0 पर समाप्त होगा। जरा ध्यान से समझिए। प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है ना कि जांच करके आप बता दीजिए कि 6 का पावर n जो है यह 0 पर समाप्त होगा। एक बात और ध्यान में रखे रहिए, पहले आपके सिलेबस से 30% घटाया गया था, अब वो 30% खत्म कर दिया गया, यानी अब आपसे 100% पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में। वो आप अगर देखे होंगे कल का पेपर, तो कल के पेपर में ये था दैनिक जागरण में। तो ये जो है अब पूरा आपको पढ़ना होगा, कुछ छोड़ना नहीं होगा और बहुत बढ़िया से तैयारी करना होगा। एक चीज़ और कंफर्म अब लगभग हो गया है कि आपकी बुक चेंज नहीं होगी, बुक यही होगी, पढ़ना हम लोगों को यही है। क्वेश्चन आंसर का मेथड जो है चेंज हो सकता है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि 6 का पावर n जो है यह अंक 0 पर समाप्त होता है। तो देखिए कोई भी अंक 0 पर समाप्त तब होता है जब उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है, क्योंकि 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो याद रखे रहिए कि जब किसी भी संख्या का गुणनखंड 0 पर समाप्त तब होता है जब उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 का खंड करें तो ये हो जाएगा 2 × 3 और इसका पावर हो जाएगा n। तो अब एक बात आप जरा ध्यान से समझ लीजिए, चाहे पावर लिखा गया हो n या नीचे लिखा गया हो, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 3 के रूप में है, यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। तो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी अंक या कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होती है
जब उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होता है। लेकिन जो संख्या दी गई है ये 6 का पावर n है और इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 के रूप में है। तो जब इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 के रूप में होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है और 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, इसलिए इस संख्या का अंतिम अंक जो होगा वह 0 नहीं होगा। बस इसका इतना ही आंसर लिखना था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 प्लस 13 ये दिया हुआ है। और फिर आपसे कहा गया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? एक बात ध्यान समझ लीजिए, भाज्य संख्या वह होती है जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग चला जाए। तो भाज्य संख्या होगी तो उसका उसका फैक्टर भी होगा, उसका गुणनखंड भी होगा। तो दोनों बातें हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड होगा उसमें किसी न किसी संख्या से भाग चला जाएगा। तो वह संख्या जिसका गुणनखंड हो या वह संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग चली जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। अब हम लोगों को देख लेना है यहाँ पर कि क्या होगा। तो देखिए, अगर देखिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह गुणा है और यहाँ धन है, तो अगर इनमें से हम 13 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11 और यहाँ से 13 कॉमन निकला है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या है 13 और ज़रा देखिए यहाँ ना, यहाँ अगर हम बढ़ें तो 11 7 77 और धन 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 और यहाँ गुणा 77 और 1 कर दें तो 78 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या का 2 गुणनखंड मिल गया। एक गुणनखंड 13 हो गया और दूसरा गुणनखंड जो है 18 हो गया, 78 हो गया। तो अगर इसमें हम भाग दें तो 13 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वही होती है जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग चला जाए, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जिसका गुणनखंड हो जाता है वो भाज्य संख्या होती है। तो ये भाज्य संख्या है। अब हम दूसरे नंबर पर देखें। दूसरे नंबर में तो देखिए यहाँ से यहाँ तक और ये 5, इन दोनों में क्या कॉमन होगा आप जरा ध्यान पूर्वक देख लें। तो इन दोनों में 5 कॉमन है। तो अगर 5 कॉमन है तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस हो जाएगा 1। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर हम यहाँ आगे बढ़ें तो फिर क्या मिलेगा? ये हो जाएगा, देखिए 7 छक 42 हो गया और फिर 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 हो जाएगा और प्लस हो गया ये 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 × सबसे पहले 42 का हम 24 में गुणा कर देंगे और फिर 42 का 24 में गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे। कोई किया कि नहीं अभी 42 में 24 का? जल्दी करिए, 1 सेकंड का समय हम देते हैं आपको। तो इस प्रकार देखें, इसका जो गुणनखंड आया है ये 1007 आया है और 1008 आया है
और इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1009 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ भी गुणनखंड हो जा रहा है। तो जो पहली संख्या दी गई है उसका और जो दूसरी संख्या दी गई है उसका, इन दोनों का गुणनखंड हो जा रहा है और दोनों का गुणनखंड हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा जा रहा है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान, आप लोग खेलने के लिए जाते हैं ना, तो खेल का मैदान है और खेल के मैदान में चारों तरफ वृत्ताकार पथ बनाया गया है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर जब सोनिया लगाती है तो सोनिया को चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का टाइम लगता है। ये सोनिया है और इसके बाद 18 मिनट का टाइम लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक ना। तब इसी में रवि भी होगा। देखिए ये रवि है, ठीक ना। तो ये जो है रवि है, इसको 12 मिनट का टाइम लग रहा है। तो अब जरा देखिए, फील्ड एक ही है, पथ एक ही है, लेकिन सोनिया को उसका चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लग जाता है और रवि को, ये रवि है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है। और एक सोनिया हम लोगों के यहाँ जिनके एक बालक हैं जो पूरा इंडिया का चक्कर लगा लिए। अब ये केवल एक चक्कर लगा रहा है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब आपसे आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही जगह से, यहीं से सोनिया और रवि दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं या चलना प्रारंभ करते हैं। तो चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि, तो प्रश्न आप समझ गए होंगे कि सोनिया एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लेती है और रवि जो है एक पूरा चक्कर लगाने में ये 12 मिनट का टाइम लेता है। तो अगर दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो आप बताइए कि ये दोनों एक दूसरे को कितने समय के बाद मिलेंगे। तो अब जानते हैं क्या होगा। तो कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कम से कम कितने समय के बाद मिलेंगे। तो जब कम से कम कहा जाता है तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम निकाला जाएगा, यहाँ 12 का एलसीएम करेंगे 2 × 2 × 3 हो जाएगा और 18 का अगर हम फैक्टर करें तो ये 18 का हो जाएगा 2 × 3 और × 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल लिया जाए तो देखिए 2 कॉमन है, एलसीएम हम निकालते हैं तो 2 कॉमन है, ले लिए। यह 2 कॉमन नहीं है, उसको भी ले लिए। यह 3 कॉमन नहीं, इसको भी ले लिए। और ये 3 कॉमन है तो इसको ले लिए। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तेईं 12, 12 तेईं 36, ये हो जाएगा 36 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया और रवि जब दोनों चलना प्रारंभ करेंगे तो 36 मिनट के बाद फिर जहां से वो चले थे वहीं पर आकर के मिलेंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को समझ में आ गया है? Yes, sir.
और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9, 10, 11, 12 साइंस, आर्ट, कॉमर्स, हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड सभी क्लासेस शुरू हो गए हैं। इसलिए आप अतिशीघ्र महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षकों की टीम है वो वाराणसी की सबसे अच्छी टीम है। इसलिए आपका जो भविष्य होगा वो काफ़ी उज्जवल होगा अगर आप यहाँ एडमिशन ले लेंगे तो। दूसरी चीज़ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो वो लोग लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर मोस्ट वेलकम।